हाँ भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। तो प्रीवियस क्लास में हमने कितना क्या कंप्लीट कर लिया था? डीपीपी नंबर 47 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। डीपीपी नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपको? शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अंबा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। 8% डिबेंचर कहां आता है ये बताओ? नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कहां पर? शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। ये आएगा ना बेटा। उसके बाद बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये इसी में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद करें स्टेटमेंट ऑफ, ये भी इसी में आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लूज टूल्स, ये इन्वेंट्री होता है। कहां आता है? इन्वेंट्री में। कहां पर? करंट एसेट्स के अंदर। बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट्स, और कैश इन एंड भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट्स में। बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा था, मैंने कल कहा भी था पूरा कंप्लीट कर लेना। स्टॉप सब कंप्लीट करके लाए होंगे, नहीं लाए, लाए हैं जैसे भी है वो चेक कर लो एक बार। नहीं लाए तो कॉपी कर ले। अभी जो समझाया था वही वैसे की वैसी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल क्लियर दिया हुआ है तो हमने उसको डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है यहाँ पर। इसका कंप्लीट करो बेटा फटाफट। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बताइए इसके अंदर। अच्छा, ऊपर भी लेस कर दिया इसको। ओके। और अमाउंट का वैल्यूएशन कितना आएगा? सिक्योरिटी है 90,000 ही आएगा ना अमाउंट तो। अच्छा, मैंने ऊपर भी लेस कर दिया, नीचे भी लेस कर दिया इसको। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 130 आएगा यहाँ पर, है ना? ओके, इसको सही कर लेना बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, ये जो बैलेंस शीट की कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनको आपको सनफिल लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 17 को। इन्फॉर्मेशन क्या क्या, जनरल रिजर्व, कल सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्वेशन सरप्लस में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पेनल का नेगेटिव बैलेंस है 3 लाख। अब इसको कैसे शो करेंगे वो आपको यहाँ पर पूछा है। जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड की थी उनको अच्छे से पता है कि कल भी ऐसे समझाया था और आज भी इसको ऐसे ही सॉल्व करवाया है ना। कंप्लीट कर लो फटाफट, कल सेम इसी तरह के क्वेश्चंस को कल मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ये एक्चुअल में समस्या है मैथ के स्टूडेंट्स के साथ। बेसिक मैथ में तो जीरो होते हैं, ऐसी मैथ जो आगे जीवन में कहीं काम नहीं आएगी वो इनको याद रहती है। साइन थीटा इनको याद रहता है ना। ना कोई सिविल इंजीनियरिंग में काम आता, ना कोई सीएस में काम आता, कहीं काम नहीं आता वो, पर वो याद रहता है ना। लोग के मान याद रहते हैं, लुगाइयों के मान इनको याद नहीं होते। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बेटा। शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एवलॉन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। कंप्लीट करो इसको अपने आप फटाफट। हाँ भाई, हो गया यहाँ तक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा ये। चेक करो फिर, यहाँ पे होगा वो, है ना। ये माइनस के 8 लाख है, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया था कि समझ में आए। 5 लाख माइनस 8 लाख, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 लाख, है ना। ये ध्यान रखना अभी, ठीक है। ये तो सही किया कि ये भी गलत कर दिया, शाबाश। 8 और 5 13, बहुत बढ़िया। तूने 5 लाख जनरल रिजर्व के भी माइनस में कर दिए, ऐसे नहीं, वही है। 5 लाख जनरल रिजर्व के माइनस में होंगे तभी माइनस के 13 लाख बचेंगे, या तूने प्लस के 13 लाख कर दिए, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रहे। और कितने क्वेश्चन हो गए बेटा ये, 7, टोटल कितने, 18। अभी हो जाते हैं खत्म। इसमें भी एक टॉपिक बाकी है बेटा, पर ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे, स्टेटमेंट बाकी है भाई। हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दिया है। आरुषि लिमिटेड ने 5000 10% डिबेंचर ₹100 ईच एट पार
जिनका रिडम्पशन होता है एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। अब आपको दिखाना है कि इनको कैसे शो करेंगे। अब देखो इसमें ना लाइन दो है, आइटम बहुत सारे हैं। एक तो क्या है इसके अंदर 10% डिबेंचर, जो कितने के हैं 5,000 इंटू 100 5 लाख। एक तो ये हो गया। अब रिडम्पशन अगर इनका देखो इशू तो 8 पार है, रिडम्पशन कैसे होना है 5% प्रीमियम पर। रिडम्पशन 5% प्रीमियम होने का मतलब है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और जो कितना आ जाएगा 25,000, ये आएगा ना। साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको भी तो क्रेडिट करेंगे ना, ये भी कितने से 25,000 से। अब इस क्वेश्चन में देखना, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये हो गया आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि जिस ईयर में इनकर होता है उसी ईयर में इसको राइट ऑफ करना होता है ना। और ये कब आएगा काम, जब रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन कब होगा 5 साल बाद। तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी क्या हो गया बेटा, ये अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसी हिसाब से इसको हमें शो करना होगा, इसी हिसाब से हमको इसको इन तीनों को शो करना होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन तीनों को बेटा हम, वो चेक कर लें आप। कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। रिजर्व से सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस क्यों आया, क्योंकि ये 25,000 राइट ऑफ कैसे करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पेंडल से। स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में ऑलरेडी बैलेंस हमारे लिए नील है, नील है तो ये जो भी आएगा ये 25,000 क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है चीज, डेबिट बैलेंस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स था ही अपने पास, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके अलावा 5 लाख रुपए कैश भी तो मिला, क्योंकि पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है ये 10% डिबेंचर अकाउंट, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक भी आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन छोटा सा था, प्रेजेंटेशन इसका इस तरह से होगा। करो फटाफट कंप्लीट बेटा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इक्वल आ रहा था, टोटल कर सकते थे हम यहाँ पर, है ना। नहीं, अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा और फिर भी आप टोटल कर दोगे ना तो गलत नहीं है वो, क्योंकि उस बैलेंस शीट टोटल मैच नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो डेटा हमको दे रखा है उसके साथ तुम टोटल कर दोगे तो भी ठीक है, इसमें नहीं भी करते तो भी हमारा ठीक था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमारे पास। नॉन करंट लाइबिलिटीज 3rd नंबर पे आता है, वो ना आपको याद कराने के लिए दिया हुआ है ताकि आप फॉर्मेट ना भूल जाओ। ठीक है ना, उससे कोई चीजें मिस नहीं होती है। हम 2 नंबर पे, इसको तुम 2 नंबर पे लिख दोगे, नहीं होगा कुछ भी, तुम जैसे केवल नॉन करंट लाइबिलिटीज है उसको आपने 1 नंबर डाल दिया तो भी गलत नहीं है वो, क्योंकि नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा। लेकिन आपको स्पेशली क्यों कहा जाता है, ताकि आपको याद रहे चीजें, आप भूलो नहीं, आपको याद रहेगी 4th नंबर पे तो उसके पहले भी 3 चीजें कुछ है। जब हम 4th नंबर डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ना वो 3 चीजें अपने आप रिवाइज कर लेगा कि वो 3 चीजें क्या है इसके ऊपर। हाँ भाई, हो गया यहाँ तक। आगे बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। सब कंप्लीट है ना बेटा यहाँ तक। हाँ भाई, कर दूं आगे, कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या दे रखा है आपको। अब ये तो शायद सबने कर लिया होगा, बहुत सारे हैं, है ना। सबका हमें तैयार करना था।
चलिए सबसे पहले क्या दिया है, गुडविल। कहाँ आता है गुडविल, कहाँ आता है बेटा, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल। बनाते जाओ जिन्होंने नहीं बना रखा है, ठीक है ना, जिन्होंने नहीं बना रखा है वो बनाते जाओ। फॉर्मेट याद है ना, सबसे पहले पार्ट, फिर हेड, फिर सब हेड। सबसे पहले आइटम, फिर पार्ट, फिर हेड और फिर सब हेड। इसमें कुछ भी पूछा हो, अभी आप चारों लिखो। क्यों लिखो चारों, ताकि हमें याद रहे चीजें, हम भूल नहीं जाए। पता लगे हम यही भूल गए कि साहब नॉन करंट एसेट्स एसेट्स का पार्ट है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स लिख के आ जाए अपन, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो गुडविल हो गया बेटा, कहाँ आता है गुडविल, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ आते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और फिर लिखेंगे एडेड टू शेयर कैपिटल। तो अब लिख लो, इससे पहले नहीं लिखा है तो अब लिख लो बेटा। कहां आएगा बेटा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और एडेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है बेटा आपका, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कहते हैं बिल्स पेबल को। एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं हम, बिल्स पेबल। तो कहां आएगा बेटा ये, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स। ठीक है ना, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स। ठीक है, फोर्थ नंबर बिल्स पेबल को कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं बिल्स पेबल को। ठीक है, अगला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कहां लिखेंगे, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस, या डिडक्टेड इन फ्रॉम नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस कोई अमाउंट नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिजर्व। कहां आएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, सिक्स्थ, लोन फ्रॉम बैंक्स। बैंक से लोन लिया, कहां आएगा बेटा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। कहां आएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स, ये भी सेम है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है यहां तक भी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहां आएगा, ये भी वही, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज। 11 हो गए। ठीक है ना बेटा, 12 की बात करें, सॉरी 10 हो गए, 11 की बात करें, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये अलग हो गया, एसेट्स, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एसेट्स, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स। ठीक है, आगे पूछा है आपसे सरप्लस, कहां आता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेम, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, लूज टूल्स, एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेंट्रीज, एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट
अंडरराइटिंग कमीशन, दैट इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. अंडरराइटिंग कमीशन इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. तो कहाँ आएगा ये? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड डिडक्टेड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो ए बिल्स पेबल. दैट इज ऑल्सो ए बिल्स पेबल. अच्छा, ये ना डिपेंड करता है, आप इसको बिल्स पेबल मानते हो, बिल्स रिसीवेबल मानते हो, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब बिल्स पेबल भी और बिल्स रिसीवेबल भी है. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपने इसको बिल्स पेबल माना है तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल. अगर आपने बिल्स रिसीवेबल माना है तो एसेट्स, करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है. नेक्स्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये अपने आप में ही हेड है. कहां आएगा ये? एसेट्स और करंट एसेट्स. इतना ही लिखना है क्योंकि ये तो अपने आप में क्या है, फिर ये हेड है. लाइव स्टॉक, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि लाइव स्टॉक को हम देख सकते हैं और फिक्स्ड एसेट्स होती है, लंबे समय तक काम आती है ना. मुर्गी नहीं है, भैंस है, घोड़ा है, साल भर ज्यादा यूज लेने के बारे में सोचा जाता है. ठीक है ना बेटा. आगे अब देखना, कॉल्स अनपेड या कॉल्स इन एरियर. कॉल्स अनपेड और कॉल्स इन एरियर क्या आएगा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और डिडक्टेड इन शेयर कैपिटल, या शेयर कैपिटल डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल. कहां से लेस करते हैं इसको हम? शेयर कैपिटल में से इसको लेस कर दिया जाता है. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स पार्शियली पेड, ये कल भी समझाया था. कहां आता है? एसेट्स, एसेट्स है ना, और अदर नॉन करंट, नहीं सॉरी ये आता ही नहीं है यहां पर, ये वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी है. क्या है बेटा ये? कंटिंजेंट लायबिलिटी है. तो कहां दिखाया जाएगा? विल बी शोन बिलो द बैलेंस शीट एज फुटनोट एज कंटिंजेंट लायबिलिटी. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस. कहां आएगा? एसेट्स, करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स. नेक्स्ट है बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री. ठीक है. नेक्स्ट है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर. अब देखा ना, कस्टमर से एडवांस मिला है, माल बेचा नहीं है अभी तक हमने, कस्टमर से हमको एडवांस मिल गया, तो क्या होगा? ये अनअर्न्ड इनकम. और अनअर्न्ड इनकम कहां आती है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज. नेक्स्ट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. कहां आएगा बेटा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये. कहां आता है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक है ना. अगला है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. इसको एंड टू एंड राइट ऑफ करना होता है ये तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, विल बी डिडक्टेड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है ना. डिबेंचर रिडम्पशन फंड कहां आएगा बेटा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस. नेक्स्ट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट हो गया ना ये, अब इसको करंट मानेंगे नॉन करंट मानेंगे? क्योंकि वैसे तो 30 अप्रैल को होता है, 31 मार्च को सेल ऑफ कर देते हैं, लेकिन सब मैंडेटरी नहीं है, कई बार लंबा भी ये चल जाता है, इसलिए इसको हमेशा, मतलब सॉरी ऐसा नहीं है, इसको सेल करना ही माना जाता है, इसलिए इसको हमेशा करंट उसमें ही मानो, है ना. तो क्या हो जाएगा ये? एसेट्स, करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. व्हीकल क्या होगा? एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है बेटा? एडवांस टू सप्लायर. अब देखो ये प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने सप्लायर को एडवांस में पैसा दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया आपका एसेट्स. कहां आएगा ये? एसेट्स, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स.
पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन कहाँ आएगा? एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉल्स इन एडवांस, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, कॉल्स इन एडवांस, अदर करंट लायबिलिटीज। इसको हम कहीं ऐड नहीं करते, ऐड फॉरफिटेड होता है, लेस कॉल्स इन एरियर होता है, ये लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज में हमने कुछ पैसा जमा करा रखा है, एडवांस जमा करा रखा है, एज ए सिक्योरिटी जमा करा रखा है ना? अब एज ए सिक्योरिटी जमा कराएंगे तो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ये भी। कौन सा इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। ध्यान देना, एरियर ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। हमने फिक्स्ड क्यूमुलेटिव शेयर्स खरीदे हुए, उन पर हमको डिविडेंड अभी तक नहीं मिला। कमा तो लिया हमने, नहीं मिला। एक्रूड इनकम एसेट होती है ना? एक्रूड होती है। क्या हो जाएगा? एसेट्स, नॉन एसेट्स, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स। फर्नीचर एंड फिटिंग, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। अब ध्यान देना, ब्रोकरेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इट्स एन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ब्रोकरेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर क्या है? अपने आप में एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। तो कहां आएगा बताओ? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व विल बी डिडक्टेड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट कहां आएगा बेटा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। उसके आगे तो ये अपने आप में एक हेड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, वो करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्रेडिट, वो भी समझे गए, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्शियली पेड शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या कहलाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है ना? अगला क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट, ये भी क्या कहलाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाएगा। कंपनी ने अभी तक माना नहीं है उधार, लेकिन कंपनी के ऊपर क्लेम आ गया, तो ये भी क्या है बेटा? आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस। पब्लिक डिपॉजिट्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ऑथराइज्ड कैपिटल, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। सारी चीजें हमने पढ़ ली है। यहां पर आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स ऑफ शाइन एंड ब्राइट कंपनी लिमिटेड एज एट March 31, 2017 प्रिपेयर बैलेंस शीट इन अकॉर्डेंस टू द शेड्यूल 3rd। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां आएगा? डिडक्ट होगा ये तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में। डिडक्ट होगा। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। स्टॉक इन ट्रेड अपने आप में क्या हो गया? इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट, लूज टूल, इन्वेंट्री, मोटर व्हीकल, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सब कुछ पता है तो फिर तो हमें सब एड पता है, तो हम आराम से बैलेंस शीट बना लेंगे। किस तरह से बनेगी बैलेंस शीट? कुछ इस तरह से बनाइए, फटाफट कंप्लीट करिए।
हाँ भाई, ये बिल्स रिसीवेबल 1,20,000 का है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उतार लिया सबने? ये हो गया भाई सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12, शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13 इन शेड्यूल थर्ड। क्या दिया है आपको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होंगे? ये राइट ऑफ होंगे कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ पेंडल से। डिस्काउंट ऑन इशू, ये भी क्या होगा बेटा? राइट ऑफ होंगे। कहाँ से राइट ऑफ होंगे बेटा? ये भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंडल से। 10% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये इन्वेंट्री हो गया आपका। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विलेंट्स, ये सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, नहीं, नहीं है। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल, फिक्स्ड, इंटेंजिबल एसेट, लूज टूल्स, इन्वेंट्री, मोटर व्हीकल, क्या है मोटर व्हीकल? फिक्स्ड, टेंजिबल एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, वैल्यूज मतलब सेम है, आइटम सेम है, बस अमाउंट में थोड़ा सा चेंज किया है। अमाउंट भी सेम है, चलो जो भी है चेक करो फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए बेटा, ध्यान दीजिए। ये हो गया ना यहाँ तक, ये हो गया था ना कॉपी, आगे देखिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा आपसे? ऑन 1 अप्रैल 2017 जंबो लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब देखो 12% डिबेंचर्स हो गए सबसे पहले तो अपने पास, कितने हो गए बेटा ये? 10,000 ऑफ ₹100 ईच, कितने के हो गए बेटा ये? 10 लाख के। इनको इशू किया है बेटा कैसे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और वो कितना है? 2 लाख, ठीक है ना। कंपनी ने डिसाइड किया इनको 31 मार्च 18 को। अब देखो इस क्वेश्चन में अंतर समझना, ये इशू हुआ है 1 अप्रैल 17 को, ये राइट ऑफ होंगे ऑब्वियसली बात है 31 मार्च 18 को, लेकिन बैलेंस शीट कब बनवा रहा है आपसे? शो द आइटम्स ऑफ इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब ये जो बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है ना, ये 1 अप्रैल 17 को ही प्रिपेयर करनी है। 31 मार्च 18 तक तो ये डिस्काउंट भी हमारे पास रहेगा भाई। डिस्काउंट 1 अप्रैल को ही आ गया, अब उस डेट को क्या करोगे वो बताओ, क्योंकि राइट ऑफ तो कब होगा? ईयर एंड में होगा। बैलेंस शीट तो हम डेट की बनाते हैं ना हमेशा, तो इस केस में इसको कैसे शो करेंगे उस पर ध्यान देना। देखो देखो यहाँ पर अदर करंट एसेट्स में जाएगा ये डिस्काउंट, जब तक राइट ऑफ नहीं होगा तब तक कहां जाएगा? अदर करंट एसेट। देखो मैं बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर में नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाए है ना, बिना नोट्स टू अकाउंट्स के बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ नहीं होता, यहाँ 1 लिखते हैं, फिर नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में नीचे 12% डिबेंचर लिख के कर देते हैं। हमने इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया है, ठीक है ना बेटा। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आ गया 12% डिबेंचर 10 लाख के, अदर करंट एसेट्स में आ गया डिस्काउंट 2 लाख का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ गया आपका? 8 लाख का बैंक बैलेंस, ठीक है। कंप्लीट करो फटाफट इसको। ये बात सबको समझ में आ गई डिस्काउंट अदर करंट एसेट्स में क्यों आया है? क्योंकि हमने 1 अप्रैल को ही बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट की डेट क्या है बेटा? 1 अप्रैल। 31 मार्च 18 को बनती तो ये राइट ऑफ हो चुका होता, ठीक है ना। इमीडिएटली बोला था, इसलिए हमको इसको एंड टू एंड बनानी थी। तो अब इससे एक लाइन क्लियर हो जाती है कि जब तक हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, किसको राइट ऑफ नहीं करोगे? डिस्काउंट को, तब तक वो कहां जाएगा? अदर करंट एसेट्स में, ठीक है। चलिए कंप्लीट करिए फटाफट।
हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका? आगे देखिए, चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, इधर देखो। इन्वेंट्रीज अपने आप में एक हेड है, इन्वेंट्रीज अपने आप में हेड है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये कहाँ आ जाएगा बेटा? शेयर कैपिटल में। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड, टेंजिबल एसेट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वही शेयर कैपिटल में आ जाएगा साथ में। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। प्रपोज डिविडेंड ये भी अदर करंट लायबिलिटीज का, नहीं सॉरी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का पार्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स टेंजिबल। करंट इन्वेस्टमेंट ये अपने आप में एक हेड है, करंट इन्वेस्टमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम जवेरी लिमिटेड, शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है तो ले रखा है ये, है ना, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आ जाएगा ये आपका। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म, सारी चीजें अपने आप में हेड में क्या हो जाएंगी, ये सेट होनी है। चेक करो। अरे ये गलत लिख दिया, ये 2 है यहां पर, इसको 2 कर लेना बेटा। क्वेश्चन में इसको शॉर्ट टर्म लोन 2 कर लेना इसको, ठीक है ना। कंप्लीट करो फटाफट। क्वेश्चन कैसे पूछता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने कि नहीं बनाने। जैसे क्वेश्चन में केवल एक लाइन लिखी है, प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो आप कैसे बना लो। क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दे प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 के अंदर जो बैलेंस शीट दी हुई है ना, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, लेकिन वहां तक आप क्या कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, क्योंकि शेड्यूल 3 में ना ये लिखा हुआ नहीं है कि नोट्स टू अकाउंट मैंडेटरी है। उसमें लिखा है भैया कि वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए वहां पर। अब क्या लिख दे, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, पूरी लाइन लिख दे। तो वो 2013 का जो कंपनी एक्ट है ना, उसमें प्रोविजन में लिखा है एक्सप्लेनरी नोट्स मैंडेटरी है। और यह क्वेश्चन में क्लियर लिख दे भैया प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। अब रिकमेंडेशन की बात करेंगे सर कैसे बनाना उचित रहेगा, तो रिकमेंडेशन ये है कि आप जो भी क्वेश्चन करो ना, वो नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू ही करो, बैलेंस शीट वाला। अब फिर मैंने ये क्यों बना दिया, क्योंकि ये भी श्योर है कि 99.99% आपसे बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर नहीं बनवाई जाएगी। पेपर के अंदर बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो हेड और सब हेड पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन आएगा। तो फिर हम ये सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके बेस पर आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपका कॉमन साइज और कंपैरेटिव, वो दोनों इसी के बेस पर है। रेशियो एनालिसिस इसी के बेस पर है, आपका कैश फ्लो इसी के बेस पर है। क्योंकि अगला जो कंटेंट वो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये एनालिसिस की टेक्निक्स है। कौन सी? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, बहुत सारी टेक्निक्स है। अब वो टेक्निक्स एनालाइज करना है हमको। हम किसी भी चीज को एनालाइज जब कर पाएंगे जब हमको वो पढ़ना आता होगा। अब आपसे इंग्लिश में 2 सेंटेंस लिख के दे दिए जाए कि भैया इन दोनों सेंटेंस को देख के बताओ कौन सा उचित है, हमको इंग्लिश आती ही नहीं है, तो क्या हम एनालाइज कर सकते हैं क्या? हम एनालाइज कब कर पाएंगे? जब हमको इंग्लिश आती होगी। सेम चीज है, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आते होंगे, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे। तो ये काफी काम आता है आगे जाकर, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई ध्यान दीजिए
क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट है हमारा काम आज का। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे हम और नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। टिल देन, थैंक यू क्लास।